ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू करियर एडो। माय नेम इज हिमांशु मिश्रा और हम एक साथ स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इससे पहले हमने इस चैप्टर के दो सेशंस लगा लिए थे, दो सेकंड सेशंस कर लिए थे। आज हम इस चैप्टर का तीसरा सेशन, ठीक है, स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट का, वो करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करेंगे वहीं से जहां हम लास्ट क्लास में छोड़े थे, यानी कि लोन्स से। ठीक है, तो बेसिकली हम समझेंगे लोन्स क्या होते हैं। तो लोन्स जो होते हैं ना, वो डेट क्रिएटिंग टूल्स होते हैं। इसका ये मतलब है कि लोन्स एक तरीके के लायबिलिटीज होते हैं। जैसे हम जानते हैं कैपिटल्स दो प्रकार के होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स वो होते हैं जिन पे अगर हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के हमें बियॉन्ड द टाइम पीरियड, बियॉन्ड द फाइनेंशियल ईयर, हमें आगे भी उससे जो है बेनिफिट्स जो है मिलते रहते हैं। वहीं पर लोन्स जो होते हैं वो एक तरह से लायबिलिटीज होते हैं। एंड लायबिलिटीज आर दोज जिन पे हम एक बार पेमेंट करें या एक बार हम वहां से पैसे लें, ठीक है, तो आगे चल के हमें वो चीज जो है वो बर्डन, एज अ बर्डन वो हमें चुकाते रहना पड़ता है। ठीक है, लोन्स बेसिकली डेट क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है डेट मतलब होता है ऋण, तो ऋण क्रिएट करते हैं वो हमारे ऊपर, बर्डन क्रिएट करते हैं, इसीलिए हम उसे लायबिलिटीज कहते हैं। लायबिलिटीज का मतलब ही होता है वो सारी चीजें, ठीक है, जिसमें एक बार अगर ट्रांजेक्शन हो जाता है, चाहे पैसे लेते हैं या देते हैं, डजंट मैटर, लेकिन आगे चल के जो है हमें उस पे जो खर्च है वो कंटिन्यूसली करते रहना पड़ता है जब तक वो लायबिलिटी हमारे ऊपर बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई जमीन खरीदे, ठीक है, उस जमीन को हमने लगा दिया खेती पे, और उससे जो मतलब पैदावार हो रहा है उसका 50% खेती करने वाले का एंड 50% हम खुद रख रहे हैं। जमीन हमारा है तो वो जमीन एक एसेट है, क्योंकि आगे चल के वो कंटिन्यूसली हमें क्या कर रहा है, बेनिफिट दे रहा है। बट लोन्स जो होते हैं, एक बार अगर हम लोन ले लेते हैं तो जब तक वो लोन एग्जिस्ट करता है हमारे ऊपर जो है इंटरेस्ट बनते रहता है। सो बेसिकली ये हो जाता है हमारे लिए लाइबिलिटी, क्योंकि ये बर्डन बना रहा है, और इसी को हम डेट क्रिएटिंग टूल कहते हैं। मतलब ऐसे चीजें जो हमारे ऊपर डेट बनाता है, हमें ऋणी बनाता है। ठीक है, तो लोन्स बेसिकली डेट क्रिएट करते हैं, वो डेट क्रिएटिंग टूल्स है जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में जो लोन्स के बारे में हम जिक्र करते हैं या बात करते हैं वो एक्चुअली फॉरेन लोन्स होते हैं। ये फॉरेन लोन्स या बोरोइंग्स वो चीजें होती हैं, मतलब वो पैसे होते हैं जो हम लोग दूसरे देश से एज अ लोन और एज अ बोरोइंग लेते हैं, या आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक वगैरह से लेते हैं, जिन्हें आगे चल के हमें चुकाना होता है। इसीलिए ये डेट क्रिएटिंग टूल्स कहते हैं, कहा जाता है इन्हें, और ये होती हैं फॉरेन लोन्स। फॉरेन लोन्स को बेसिकली कैपिटल रिसीट में रखा जाता है, और फॉरेन लोन्स जो हम लोग चुका रहे होते हैं वो जो हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वहीं से वो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट उन लोन्स पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से निकलता है। ठीक है, और वैसे ही जब हम कहीं किसी देश को लोन देते हैं तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और वो देश जब हमें लोन चुका रहा होता है तो वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में एज कैपिटल रिसीट घुसता है। बट उस पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो रेवेन्यू अकाउंट के रेवेन्यू रिसीट के रूप में रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आता है, रेवेन्यू करंट अकाउंट के अंदर आता है। सॉरी, रेवेन्यू नहीं, यहां करंट होगा, करंट अकाउंट के अंदर आता है। बेसिकली जो इंटरेस्ट निकलता है, हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो करंट अकाउंट से हम देते हैं, और जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो करंट अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, फिजिकल अकाउंट में जो रेवेन्यू अकाउंट होता है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में करंट अकाउंट कहलाने लग जाता है। तो उस करंट अकाउंट के अंदर वो इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट घुसता है, और बेसिकली ये हो जाता है डिफरेंस। लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है और जो लोन पेमेंट्स है इनको कहां अलग अलग रखा जाता है या एक जगह में रखा जाता है। तो बेसिकली हम अगर किसी को पास्ट में लोन दे चुके हैं और वो जो हमें लोन्स को रीपे कर रहा है, वो लोन का रीपेमेंट कहां घुसता है, कैपिटल अकाउंट में घुसता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिसीट। लेकिन वही जो इंटरेस्ट जो हमें मिल रहा है वो कहां घुसता है, वो हमारे करंट अकाउंट में घुसता है इन द फॉर्म ऑफ करंट रिसीट। और ये कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट मिलकर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाता है, जैसे कि हम पहले सेशन में देख चुके हैं। सो दिस वर द लोन्स, और यहां पर यही लिखा हुआ था। उसके बाद हम देखने वाले हैं फॉरेन रिजर्व क्या होता है। तो जैसे हमारे पास गाड़ी होती है, तो अगर किसी गाड़ी में लेट्स से कि 12 लीटर का टंकी है, तो उसमें 2 लीटर रिजर्व होता है, ताकि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हमारे पास इतना रहे कि हम पेट्रोल पंप तक जा पाए। तो बेसिकली उसी तरह सेफ्टी पर्पस के लिए हमारे भी देश में एक फॉरेन रिजर्व होता है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व भी कहा जाता है, जो आरबीआई के पास रहता है। दैट मींस आरबीआई इज द कस्टडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। इसमें जो होते हैं, इसमें फॉरेन करेंसीज रहते हैं, साथ साथ इसमें गोल्ड रहता है, बिकॉज गोल्ड का भी ग्लोबल टेंडर होता है। ठीक है, किसी भी देश में जो है हर देश अपने पास गोल्ड रखता है, और गोल्ड के साथ पेमेंट हम किसी भी देश में कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एसडीआर जो कि करेंसी यूनिट होता है, कहाँ का, आईएमएफ का, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, उस फॉर्म में भी जो है हमारे पास और सिक्योरिटीज, इन सभी फॉर्म्स में जो है हमारे पास बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व में
चीजें रहती हैं, पैसे रहते हैं, वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व का काम क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व जो है दो काम में मतलब इस्तेमाल होता है और दो काम में हेल्प करता है। पहला, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया या कितने पैसे हमारे देश में आए दूसरे देश से इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा के रूप में, ठीक है, वो जब कम हो और साथ ही साथ जो पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, ठीक है, इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट्स या किसी और माध्यम से, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में या कैसे भी, इस वजह से जब भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में जो पैसा जा रहा है वो ज्यादा हो जाता है जो पैसा आ रहा है उससे, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है, उस दौरान ये जब डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसे मिटिगेट करने के लिए या मोनिटाइज करने के लिए या इसमें फॉरेन करेंसी डालने के लिए हम फॉरेन रिजर्व्स का यूज करते हैं। मतलब कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब नेगेटिव रहे या फिर डेफिसिट स्टेट में रहे उस दौरान एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में या एक सेफ्टी मेजर के रूप में ये जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको यूज किया जाता है। साथ ही साथ फॉरेक्स रिजर्व जो है वो और किस चीज के लिए यूज किया जाता है ना, हमारा जो करेंसी होता है उसके वैल्यू को, जो हमारा डोमेस्टिक करेंसी जैसे कि इंडिया का INR है, इंडियन नेशनल रुपीज, तो इसके वैल्यू को रेगुलेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द करेंसीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके विद रिस्पेक्ट पे इनको रेगुलेट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं ना, ये फॉरेक्स रिजर्व जो है वहां से फॉरेन करेंसी को मार्केट में छोड़ते हैं या फॉरेन करेंसी को मार्केट से खींचते हैं, यहां पर फॉरेक्स रिजर्व यूज होता है। और ये प्रोसेस को यूज करके हम हमारे देश के करेंसी का जो वैल्यू है उसको निर्धारित करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द करेंसीज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड इस प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस होता कैसे है और किस तरह से ये सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड पे काम करता है, इसके बारे में हम आगे चल के जानेंगे। तो ये रहता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व का काम, और इसमें आरबीआई जो होता है वही फॉरेक्स रिजर्व रखता है और आरबीआई को हम कस्टडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी हमारे बेसिकली फॉरेन डिनोमिनेशंस होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया ऑफ अ कंट्री एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड द नेसेसरी फॉरेन करेंसी इन द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड मीट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्यों यूज किया जाता है? ऑब्वियसली जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हमें करने होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फॉरेन करेंसी, उसके लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को यूज करते हैं। तो जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है, यानी कि हमारे पास जो है कमी होता है विदेशी मुद्रा का, फॉरेन करेंसी का, उस टाइम पे उसको मोनेटाइज करने के लिए, उसको भरने या कवर अप करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व से हम फॉरेन करेंसी लेते हैं और इसलिए फॉरेन करेंसी इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व जो है इस्तेमाल किया जाता है। फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज। अब देखते हैं एसडीआर क्या होता है। तो बेसिकली एसडीआर होता है आईएमएफ का जो यूनिट होता है जिसपे वो लोन्स देता है, उसे एसडीआर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और ये डिपेंड करता है कि इस देश के पास कितना कोटा है। और ये जो कोटा है आईएमएफ के अंदर, ये डिपेंड करता है किस पे एक्सटर्नल मार्केट में किसका कंट्रीब्यूशन है, किस देश का कितना ज्यादा, साथ ही साथ आईएमएफ में कितना कंट्रीब्यूशन है किस देश का कितना ज्यादा। उस हिसाब से जो है अलग अलग देशों को कोटा असाइन किया जाता है और उस कोटा के अनुसार हर देश को एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोरो करने का परमिशन होता है। ठीक है, सो ये होता है एसडीआर। तो हमारा जो भी फॉरेक्स रिजर्व होता है वो किस फॉर्म में होता है ना, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में होता है ऑब्वियसली, जिसमें हमें पेमेंट्स करने होते हैं फॉरेन करेंसीज में। साथ ही साथ इसमें गोल्ड होता है, बिकॉज गोल्ड के पास जो है ग्लोबल टेंडर होता है। ठीक है, वो ग्लोबली जो है एक्सेप्टेड होता है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी हर देश में, और हर देश अपने एसेट्स को इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखता है इसलिए भी। और साथ ही साथ जो तीसरा होता है, पिछले तीन तो हो ही गए, एसडीआर के बारे में पहले ही बता दिए थे। तो ये एसडीआर, गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी, इन तीन रूप में जो है फॉरेक्स रिजर्व्स अपने अंदर अपने पास पैसे रखते हैं। ठीक है, फॉरेन डिनोमिनेशंस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेसिकली ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। बिल्कुल उसी तरह अकाउंट्स को भी हम दो प्रकार में देखते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द करंट एंड द कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी अकाउंट्स और दो प्रकार के होते हैं। एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द यूज ऑफ द करेंसी। तो यहाँ पर जो है दो प्रकार के होते हैं, ऑटोनोमस अकाउंट एंड एकोमोडेटिंग अकाउंट। तो जिस अकाउंट से हम डायरेक्टली अपने नेसेसिटीज को पूरा कर रहे हैं या फॉरेन करेंसी को यूज कर रहे हैं डायरेक्टली पेमेंट्स के लिए, जिस अकाउंट से हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि करंट अकाउंट से हो गया या कैपिटल अकाउंट से हो गया, इन अकाउंट्स में जो फॉरेन करेंसीज होते हैं उनको डायरेक्टली हम यूज कर रहे हैं अपने नेसेसिटीज को, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, इन अकाउंट्स को ऑटोनोमस अकाउंट्स कहा जाता है। जबकि जो एकोमोडेटिंग अकाउंट्स होते हैं वो हेल्पिंग अकाउंट्स होते हैं। दैट मीन्स कि जब करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में जब पैसों का कमी हो जाएगा, फॉरेन करेंसी का कमी हो जाएगा, तो इसको मिटिगेट करने के लिए या इस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए, हेल्प करने के लिए जिस अकाउंट से हम पैसे लेते हैं यानी कि फॉरेक्स रिजर्व से, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एकोमोडेटिंग अकाउंट। साथ ही साथ अगर हम दूसरे देश से लोन ले रहे हैं या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह से जो है एडीबी से
एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से अगर लोन लेते हैं हम फॉरेन करेंसी में, तो बेसिकली यहां भी हम क्या कर रहे हैं, जो डायरेक्ट पेमेंट्स होते हैं करंट एंड कैपिटल अकाउंट से, उसको फ्यूल करने के लिए, उसको फंड करने के लिए या हेल्प करने के लिए हम लोन्स ले रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉरेक्स रिजर्व से लेते हैं वैसे वर्ल्ड बैंक IMF से भी लेते हैं, तो इन्हें भी एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। तो बेसिकली हर वो ट्रांजेक्शन जो हम डायरेक्टली अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, चाहे करंट अकाउंट से हो या कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि दोनों ही ऑटोनोमस अकाउंट है, तो इसे हम ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस कहते हैं। जबकि इनमें जब भी कमी हो जाता है पैसे का, तो इस कमी को फुलफिल करने के लिए, कवर अप करने के लिए हम जहां जहां से पैसे लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एकोमोडेटिंग अकाउंट, और उस ट्रांजेक्शन को कहा जाता है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक बार आप खुद रीड कर सकते हैं। ऑल करंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस, मतलब जो भी पैसों का लेन देन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट से किया जाता है, चाहे वो लोन देने के लिए हो, लोन लेने के लिए हो, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह के लिए हो, वो किस में आ जाते हैं, वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस में आ जाते हैं, और इसीलिए इन्हें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ऑटोनोमस अकाउंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, व्हेन फॉरेक्स रिजर्व्स और बोरोइंग्स जो लोन्स लेते हैं हम IMF वर्ल्ड बैंक के दूसरे देशों से, तो इन पैसों को जब हम लेते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में होने वाले पैसों के कमी को भरने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। और इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व जो कि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस के लिए यूज किया जाता है, इसे हम एकोमोडेटिंग अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां वही लिखा हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड, फॉरेन एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फॉरेक्स रेट जो होता है या फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है, ये क्या होता है? सो बेसिकली किसी भी देश का कितना डोमेस्टिक करेंसी हमें देना है टू गेट 1 यूनिट ऑफ एन इंटरनेशनल करेंसी, इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से हमें डॉलर्स चाहिए, तो 83 रुपीज देने पड़ेंगे $1 के लिए बेस्ड ऑन द करेंट रेट। तो इस हिसाब से ये 83 रुपीज क्या हो जाएगा, फॉरेक्स रेट हो जाएगा। सो कोई एक यूनिट फॉरेन करेंसी पाने के लिए उसके रिटर्न में इन एक्सचेंज हमें कितने रुपीज INR या डोमेस्टिक करेंसी देना है, उसे हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब देखिए हर देश का जो है ना अपना अपना तरीका होता है फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने का। बेसिकली अगर ब्रॉडली देखा जाए तो दो प्रकार होते हैं, दो तरीके होते हैं, जिन दो तरीकों से कोई भी देश जो है अपने फॉरेन करेंसीज को कंट्रोल या कंट्रोल नहीं करता। बेसिकली जो फॉरेन करेंसीज का जो वैल्यू निर्धारित होता है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है, अपने देश का जो करेंसी है उसका वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसीज वो निर्धारित होता है दो प्रकार से। पहला जो प्रकार होता है उसे पेग्ड सिस्टम कहते हैं, या प्लान्ड सिस्टम कहते हैं, या फिक्स्ड सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो देश है वो खुद निर्धारित करता है उसके देश के करेंसी का क्या वैल्यू होगा विद रिस्पेक्ट टू दोज ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देश के करेंसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके खुद के देश का जो करेंसी है उसका क्या वैल्यू होगा ये वो खुद निर्धारित करता है। जैसे हमें चाइना में देखने को मिलता है, सरकार निर्धारित करता है कि चाइनीज करेंसी का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स या दूसरे देश के करेंसीज के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा प्रकार भी होता है जिसे हम फ्लोटिंग सिस्टम कहते हैं। फ्लोटिंग मतलब जैसे कोई चीज फ्लोट कर रहा है, जहां से वेव आया उस तरफ चल गया, इधर से वेव आया इस तरफ चल गया। यहां पर बेसिकली वो फ्री है, वो किसी भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है, वो फ्री है फ्लोट करने के लिए। सो जो करेंसी जो होता है ना उसका देश उसको कंट्रोल नहीं करता, उसको फ्रीली छोड़ दिया होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्लोटिंग सिस्टम कहते हैं ऑफ एक्सचेंज रेट। यहां पर जो एक्सचेंज रेट है वो देश का सरकार निर्धारित नहीं करता, फिर वो निर्धारित होता कैसे है ना, मार्केट जो है वो खुद निर्धारित करता है कि उस देश के करेंसी का वैल्यू कितना होगा, वो मार्केट जो है खुद डिसाइड करता है। ठीक है, सरकार डिसाइड नहीं करता, मार्केट में एक्सटर्नल मार्केट में उस करेंसी का जितना डिमांड होगा उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा हो जाएगा, एंड उस करेंसी का डिमांड जितना कम होगा उसका वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। इसी चीज को अब लेट्स से कि कोई कंट्री है, XYZ कंट्री है, तो इस XYZ कंट्री का क्या है ना, प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है मार्केट में। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, अब ये सब बात है, अब अगर उसके प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा वैल्यू है एक्सटर्नल मार्केट में, तो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उस देश की करेंसी का भी वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ताकि उस करेंसी में दूसरे देश उसे पे कर सके। ठीक है, बिकॉज डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो उसका वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा उस करेंसी का। अब ऑटोमेटिकली इसी का विपरीत लेट्स से कि ABC कोई देश है जिसके प्रोडक्ट्स का उतना वैल्यू नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका डिमांड कम है उन प्रोडक्ट्स का, तो उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए या दूसरे देशों द्वारा उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए जो उन प्रोडक्ट्स का डिमांड होगा वो भी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उस देश के करेंसी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर उस करेंसी का वैल्यू उस देश का सरकार नहीं निर्धारित कर रहा, प्लान नहीं कर रहा। ठीक है,
वो देश का जो करेंसी का जो वैल्यू है वो मार्केट खुद जो है कंट्रोल कर रहा है, मतलब मार्केट के अनुसार वो ऊपर या नीचे होता है फ्रीली, फ्री ऑफ एनी कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसे हम फ्लोटिंग सिस्टम कहते हैं। इंडिया जो है वो यहाँ पर हमें फ्लोटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, ठीक है। फ्लोटिंग सिस्टम जो है पहला होता है फ्रीली फ्लोटिंग, दूसरा होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। फ्रीली फ्लोटिंग क्या होता है? तो बेसिकली क्या होता है कि अमेरिका में हमें फ्रीली फ्लोटिंग देखने को मिलता है, यहां सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता उसके एक्सचेंज रेट्स में, ठीक है। उस देश के करेंसी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, जैसे डॉलर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, डिमांड जितना ज्यादा होगा, उसका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल उसी तरह डॉलर का डिमांड जितना कम होगा मार्केट में, ऑटोमेटिकली उस डॉलर का जो वैल्यू है वो भी उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पूरी तरह से सरकार ने खुला छोड़ दिया है उस करेंसी को, उसके खुद के देश के करेंसी को, कि मार्केट द्वारा ऑटोमेटिकली वो इन्फ्लुएंस होता है एंड मैनेज कंट्रोल होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में भी फ्लोटिंग सिस्टम है, बट यहाँ मैनेज्ड फ्लोट चलता है, ठीक है। इसी मैनेज्ड फ्लोट को वेस्टर्न वर्ल्ड जो है डर्टी फ्लोट नाम से भी पुकारता है, ठीक है। सो बेसिकली ये मैनेज्ड फ्लोट क्या होता है? मैनेज्ड फ्लोट एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें, अब क्योंकि ये फ्लोटिंग सिस्टम है तो अवश्य बात है उस देश का करेंसी को कौन कंट्रोल करेगा? अवश्य बात है मार्केट कंट्रोल करेगा, डिमांड कंट्रोल करेगा उस करेंसी का, ठीक है, या सप्लाई कंट्रोल करेगा उस करेंसी का, बिकॉज वैल्यू तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहां पर मार्केट जो है वही कंट्रोल करता है, मार्केट जो है वही कंट्रोल करता है। अरे बात आइए, तो यहां पर जो मार्केट है वही कंट्रोल करता है इस चीज को, न जो करेंसी है उस करेंसी के वैल्यू को, लेकिन मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सरकार कंट्रोल करता है। इसी को कहते हैं मैनेज्ड फ्लोट, जो कि फ्लोटिंग सिस्टम तो है, बिकॉज सरकार डायरेक्टली उस करेंसी के वैल्यू को निर्धारित नहीं कर रहा, मार्केट के अनुसार वो करेंसी का वैल्यू ऊपर या नीचे हो रहा है। बट मार्केट का क्या पोजीशन है, मार्केट का क्या सिचुएशन है, उस चीज को कौन निर्धारित कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, डिसाइड कर रहा है? उसको सरकार कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एंड इनडायरेक्टली इन द ड्यू प्रोसेस करेंसी का भी वैल्यू जो है वो निर्धारित हो रहा है। इसे हम मैनेज्ड फ्लोट कहते हैं, बिकॉज यहाँ मार्केट को मैनेज कर रहा है सरकार, ठीक है। इसी को वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसको डर्टी फ्लोट कहता है। इंडिया जो है वो मैनेज फ्लोटिंग का सिस्टम यूज करता है। तो और इस काम में उसको हेल्प क्या कौन करता है? वही जो मैंने पहले आपको कहा था, इस काम में इंडिया को जो है हेल्प करता है बेसिकली, इंडियन करेंसी सिस्टम को जो हेल्प करता है कंट्रोल करने में, सरकार को जो हेल्प करता है वो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हेल्प करता है। कैसे करता है? लेट्स से कि रुपीस का वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा कम गया है विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स। तो ऐसे केस में सरकार क्या करेगा ना, सरकार मार्केट से, इंडियन मार्केट से डॉलर्स को जो है, इसलिए रुपीस का वैल्यू कम हो गया, दैट मींस रुपीस का क्वांटिटी बढ़ गया है। यहां पर क्या किया जाएगा, रुपीस के सप्लाई को कम कर दिया जाएगा। सरकार क्या करेगा, बेसिकली मार्केट जो है, मार्केट से इंडियन नेशनल रुपीस जो है, सॉरी इंडियन नेशनल रुपीस जो है उसको खींच लेगा और इन रिटर्न क्या छोड़ देगा, डॉलर्स को छोड़ देगा। क्योंकि अगर रुपीस को खींच लेता है और डॉलर्स को नहीं डालता है मार्केट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओवरऑल करेंसी कम हो जाएगा, ठीक है, जिससे देश का जो बेसिकली डिफ्लेशन होगा हमें देश में वो देखने को मिलेगा, आर्थिक मंदी देखने को मिलेगा। तो इसको रेगुलेट करने के लिए सरकार क्या करता है, मार्केट से रुपीस को खींच लेता है एंड उतने ही अमाउंट में डॉलर्स छोड़ देता है, ताकि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहे, ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन और ना डिफ्लेशन हो। बट इन दिस प्रोसेस क्या होता है, रुपीस का जो सप्लाई है वो कम जाता है, डॉलर्स का जो सप्लाई है, फॉरेन करेंसीज का जो सप्लाई है वो बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जिस रुपीस का वैल्यू बहुत कम गया था, क्योंकि अब उसका सप्लाई कम गया है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। यहां पर वही हमारा लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई काम कर रहा है। अब क्या होगा, अगर जो रुपीस का वैल्यू वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जब कभी भी रुपीस का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा सरकार क्या करेगा, फॉरेक्स रिजर्व से बेसिकली जो फॉरेक्स रिजर्व में बेसिकली डॉलर्स को खींच के डाल देगा और रुपीस को जो है उतना ही वैल्यू का मार्केट में छोड़ देगा। यानी कि रुपीस छोड़ दिया एंड उतने वैल्यू का जो डॉलर्स है उसको डाल दिया। इससे क्या हुआ, डॉलर्स कम हो गया, जिसकी वजह से डॉलर्स का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। एंड रुपीस जो था, जो कि पहले ज्यादा था, अब क्योंकि रुपीस का सप्लाई कम हो गया, उसको खींच लिया गया मार्केट से, तो मार्केट में रुपीस का जो सप्लाई है वो कम गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, रुपीस का वैल्यू बढ़ गया। सो इस प्रकार से जब रुपीस का वैल्यू बहुत ज्यादा कंट्रोल से भी नीचे चला जाता है, उस दौरान रुपीस का जो बेसिकली वैल्यू, मतलब वैल्यू जो है उसको बढ़ाया जाता है रुपीस का क्वांटिटी कमा के, एंड फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर्स निकाल के डाल दिया जाता है मार्केट में, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे।
एंड साथ ही साथ जब रुपीस का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको कमाने के लिए क्या किया जाता है, रुपीस को कम कर दिया जाता है, रुपीस को खींच के निकाल लिया जाता है। एंड सॉरी, अब जब रुपीस का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा गिर जाएगा, उसका वैल्यू को बेसिकली रुपीस का जो वैल्यू है वो बहुत गिर गया था तो पहले बता दिए, ठीक है। रुपीस का वैल्यू जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसको कम करना पड़ेगा, तो रुपीस का हमें क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा, तो रुपीस डाल दिया जाएगा एंड डॉलर्स खींच लिया जाएगा। जैसे ही डॉलर्स को खींच लिया गया, डॉलर्स कम हो गया, डॉलर्स का वैल्यू बढ़ गया, रुपीस का वैल्यू घट गया। अब जब रुपीस का वैल्यू घट गया है एंड रुपीस के वैल्यू सॉरी अब डॉलर्स जैसे ही कम हो गया वैसे डॉलर्स का वैल्यू बढ़ गया एंड रुपीस का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब लेट्स से मार्केट में अभी हमने बताया कि रुपीस का वैल्यू जब गिर गया है, अब जब रुपीस का वैल्यू बढ़ गया है एंड इसे गिराना है तो फिर क्या किया जाएगा, इस केस में सॉरी गिर गया है, अब उसे बढ़ाना है रुपीस का वैल्यू को, इस केस में क्या किया जाएगा, सेम उसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाएगा। बेसिकली हमारा यहां पर एक ही तरफ फोकस रहेगा। हमारा फोकस किस तरफ है कि रुपीस का क्वांटिटी जितना ज्यादा होगा मार्केट में उसका वैल्यू उतना कम हो जाएगा एंड रुपीस का क्वांटिटी जितना ज्यादा हो जाए मतलब रुपीस का क्वांटिटी जितना ज्यादा हो जाएगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा एंड रुपीस का क्वांटिटी जितना कम हो जाएगा उसका वैल्यू उतना क्या हो जाएगा, बेसिकली ज्यादा हो जाएगा। ये उल्टा काम करता है और इसीलिए ताकि मार्केट में रुपीस एंड डॉलर्स का जो है वैल्यू जो है तो ओवरऑल लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन रहे, वो ऊपर नीचे ना हो, नहीं तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देखने को मिलेगा। तो वही चीज जब हम रुपीस को खींचा जाता है तो डॉलर्स डाला जाता है एंड जब रुपीस को बेसिकली डाला जाता है तो इन रिटर्न डॉलर्स को खींचा जाता है। यही काम करता है और इस काम में उसको कौन हेल्प करता है, सरकार को। इस काम में सरकार को हेल्प करता है आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व, आरबीआई हेल्प करता है। और ये पैसा वो कहां से निकालता है, फॉरेन करेंसी, ये फॉरेन करेंसी वो निकालता है फॉरेक्स रिजर्व के से। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। और एक बार रिपीट करते हैं बिकॉज हमको लग रहा है कि कहने में कई जगह हम एक ही चीज को शायद 2 बार रिपीट कर दिए हैं, तो एक बार हम क्लियर कर देते हैं। और एक बार लेट्स से मार्केट में जो है रुपीस का वैल्यू बहुत कम हो गया है, ठीक है, डॉलर के कंपैरिजन में या फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। पहले रुपीस का वैल्यू कम हुआ है उसको बताते हैं। अब जब रुपीस का वैल्यू कम हो गया मतलब क्या हुआ कि रुपीस का क्वांटिटी मार्केट में बढ़ गया है। जब भी रुपीस का क्वांटिटी मार्केट में बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसे केस में सरकार क्या करेगा, ऐसे केस में सरकार मार्केट से रुपीस को खींचेगा और डॉलर्स को मार्केट में डाल देगा। ये काम वो कहां से करेगा, ये रुपीस डॉलर्स जो डाल रहा है इसको फॉरेक्स रिजर्व से निकालेगा सरकार, आरबीआई ये काम करेगा। और इससे जिस रुपीस का वैल्यू पहले बहुत बढ़ गया था, ठीक है, अब क्योंकि रुपीस कम हो गया था उसका, अब जब रुपीस का क्वांटिटी कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, तो उसका क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। एंड क्योंकि डॉलर्स जो है, डॉलर्स कम हो गया है, डॉलर्स जो है वो बढ़ गया है, तो डॉलर्स का जो वैल्यू वो कम हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू रुपीस। अब ऐसा बात है, रुपीस का वैल्यू बढ़ गया, डॉलर्स का वैल्यू कम हो गया, फॉरेन करेंसी का वैल्यू कम हो गया, इंडियन करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो प्रोसेस हमें रोकना था, यानी कि रुपीस का वैल्यू घट रहा था उसे रोकना था, वो रुक गया। अब क्या है कि रुपीस का वैल्यू जो पहले कम हो गया था, अब क्या हो रहा है कि रुपीस का वैल्यू ज्यादा हो गया है, इसे कम करना है। रुपीस का वैल्यू ज्यादा हो गया है मतलब मार्केट में ज्यादा जो कम रुपीस है, इसीलिए रुपीस का वैल्यू बढ़ गया है। अब क्या करना है, मार्केट में जो कम रुपीस है इसको बढ़ाना है। इस केस में सरकार क्या करेगा, जहां पिछले बार रुपीस को खींच लिया था, अब क्योंकि रुपीस का वैल्यू बढ़ गया उसे कम करना है, तो मार्केट में रुपीस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में सरकार क्या करेगा, मार्केट में रुपीस डाल देगा एंड उतने ही अमाउंट का, उतने ही वैल्यू का जो डॉलर्स है उसे खींच लेगा, फॉरेन करेंसी के अंदर डाल देगा, मतलब फॉरेक्स रिजर्व के अंदर डाल देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, डॉलर घट जाएगा एंड बेसिकली रुपीस बढ़ जाएगा। तो जिस रुपीस का वैल्यू पहले बहुत बढ़ गया था, अब वो कम हो गया, कंट्रोल हो गया विद रिस्पेक्ट टू डॉलर, ठीक है, या फॉरेन करेंसी। और जो डॉलर बेसिकली अब क्या वैल्यू पहले बढ़ गया था, अब कम हो गया, और जो डॉलर का जो वैल्यू कम था वो डॉलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब बढ़ गया। बिकॉज डॉलर पहले ज्यादा था, अब डॉलर कम हो गया। जैसे डॉलर कम हुआ, डॉलर का वैल्यू बढ़ गया एंड रुपीस जो पहले ज्यादा था अब कम हो गया। ऑटोमेटिकली जो रुपीस का वैल्यू पहले कम था वो ज्यादा हो गया। जिसका सप्लाई ज्यादा होगा उसका वैल्यू कम होगा, और जिसका सप्लाई कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। इसके लिए रुपीस को निकालने और डालने का जरूरत पड़ता है सरकार को, और साथ ही साथ ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे, इसीलिए क्या किया जाता है कि जो फॉरेन करेंसीज होते हैं जैसे कि डॉलर, उसको भी डालने और निकालने का जरूरत पड़ता है सरकार को। अब ये फॉरेन करेंसी सरकार को कहां से मिलता है डालने और निकालने के लिए, ये फॉरेन करेंसी सरकार को मिलता है फॉरेक्स रिजर्व से, जो कि आरबीआई के अंडर है, आरबीआई के कंट्रोल में रहता है, कस्टडी में रहता है। और ये इसी प्रोसेस को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जिसको यूज किया जाता है, किस लिए, इसको यूज किया जाता है रुपीस के वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। बिकॉज सरकार, क्योंकि पेग्ड सिस्टम, हमारे देश का सरकार जो है ना, वो प्लान्ड, फिक्स्ड या पेग्ड सिस्टम यूज नहीं करता। अब क्योंकि ये सिस्टम यूज नहीं करता तो सरकार के हाथ में नहीं है कि वो कंट्रोल डायरेक्टली कंट्रोल कर पाए।
मार्केट द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन मार्केट में जो रुपीज का बेसिकली डिमांड या सप्लाई है उसको कंट्रोल जरूर सरकार कर सकता है, मार्केट में रुपीज या डॉलर्स को घटा के और बढ़ा के, जिस काम में उसको फॉरेक्स रिजर्व हमारा हेल्प करता है जो आरबीआई के अंडर है। और इसी प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। एंड इस चीज को मैनेज्ड फ्लोट कहते हैं, जहां सरकार मार्केट को मैनेज करता है एंड मार्केट रुपीज के वैल्यू को, डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू को कंट्रोल करता है। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले बार में हम रुपीज जो है कम हो गया, वैल्यू कम हो गया, उसको बढ़ाना है, उसी चीज को हम 2 बार बोल दिए थे। एक्चुअली अब फॉरगॉट कि हम किस चीज को बोले एंड किस चीज को बोलना है, नेक्स्ट टाइम में हम उसको क्लियरफाई कर दिए। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन के बारे में। तो होता क्या है, जब भी किसी देश के करेंसी का वैल्यू मार्केट में डिमांड कम हो जाने की वजह से उस देश के करेंसी का वैल्यू भी कम हो जाता है। उस देश का जो प्रोडक्ट्स है या उस करेंसी है, उस देश का करेंसी, उसका डिमांड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उस देश के करेंसी का वैल्यू कम हो गया। अब ये चीज मार्केट की वजह से हो रहा है तो इसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। और किसी भी करेंसी का जो डिमांड है मार्केट में, जब वो बढ़ जाता है, किसी भी करेंसी का जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली उस करेंसी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, उसको अप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन जो है ये दोनों ही किस वजह से होता है, मार्केट में उस करेंसी का वैल्यू गिर रहा है या बढ़ रहा है, इसकी वजह से होता है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा चीज होता है जिसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अब जहां डेप्रिसिएशन, जैसे कि डेप्रिसिएशन में उस देश की करेंसी का वैल्यू घट गया, वैसे डीवैल्यूएशन में भी उस देश की करेंसी का वैल्यू घट जाता है। फर्क कितना है, डेप्रिसिएशन में उस करेंसी को कौन घटाता है, मार्केट घटाता है, फ्लोटिंग सिस्टम होता है। लेकिन डीवैल्यूएशन में सरकार खुद उस देश के करेंसी का वैल्यू को घटाता है और ये प्लान्ड या पेग्ड सिस्टम में देखा जाता है डीवैल्यूएशन। सो डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन बोथ आर सेम थिंग, दोनों में ही उस देश के करेंसी का वैल्यू घट जाता है, बस डेप्रिसिएशन में मार्केट घटाता है, ठीक है, फ्लोटिंग सिस्टम में ये चीज होता है। एंड डीवैल्यूएशन प्लान्ड या पेग्ड सिस्टम में होता है, जहां पर सरकार खुद निर्धारित करता है और उस करेंसी के वैल्यू को और उसे पहले से कम कर देता है, उसको डीवैल्यूएशन कहते हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं व्हेन आईएनआर डेप्रिशिएट्स टू मच। अब वही चीज लिखा हुआ है, स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है। जब इंडियन नेशनल रुपीस जो है इसका वैल्यू जो है काफी घट जाता है मार्केट में, फ्लोटिंग सिस्टम है हमारे देश में तो मार्केट कंट्रोल करता है, तो ऑब्वियसली डेप्रिशिएट होगा, यहाँ पर डीवैल्यूट नहीं होगा। तो जब इंडियन नेशनल रुपीस डेप्रिशिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका वैल्यू घट जाता है, उस टाइम आरबीआई क्या करता है कि फॉरेक्स रिजर्व से बेसिकली आरबीआई इंजेक्ट्स फॉरेन करेंसी। फॉरेक्स रिजर्व से आरबीआई क्या करता है, फॉरेन करेंसी को निकाल के मार्केट में डाल देता है एंड उतना ही रुपीस को ले लेता है, रिटर्न में मार्केट से निकाल लेता है। इससे डॉलर्स बढ़ जाता, मतलब फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ जाता है एंड जो डोमेस्टिक करेंसी उसका जो ये बेसिकली क्या होता है, सप्लाई घट जाता है। इससे ऑटोमेटिकली फॉरेन करेंसी का वैल्यू घट गया एंड इंडियन डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। इससे क्या हुआ, जहां पहले डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा गिर रहा था, अब वो वैल्यू उठ गया एंड मार्केट में सब कुछ जो है सरकार द्वारा कंट्रोल कर लिया गया, इनडायरेक्टली मार्केट को कंट्रोल करके। ठीक है, इसी प्रोसेस को जो है स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और इसे, इसका जो जिम्मेवारी है कौन अपने हाथ में लेता है, वही लेगा जिसके पास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि आरबीआई इसका जिम्मेवारी लेता है। दैट इज स्टेरिलाइजेशन। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। जितना कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी हमें समझना था वो हो गया, अब यहाँ पर कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली हम बात करते हैं हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। तो यहाँ पर इंडिया में, बेसिकली इंडिया ही में नहीं, एशिया में भी जो पहला स्टॉक एक्सचेंज का बोर्ड था। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो एक ऐसा जगह होता है, मार्केट प्लेस होता है, बेसिकली कैपिटल मार्केट प्लेस होता है, जहां पर कैपिटल्स को खरीदा या बेचा जाता है, शेयर्स को कंपनीज के खरीदा या बेचा जाता है। अब वैसा बात है, कंपनीज घर घर तो नहीं घूमेंगे। आज हमारे पास इंटरनेट है, 20 साल पहले तो नहीं था, 25 साल 30 साल पहले तो नहीं था, लेकिन शेयर्स तो कंपनी के तब भी बिकते थे और खरीदते थे। तो बेसिकली एक जगह होता है जिस जगह में सारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आते हैं, जहां पर शेयर्स को ऑक्शन किया जाता है, शेयर्स को बेचा जाता है, शेयर्स को खरीदा जाता है, जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों हो सकता है। यहाँ पर आईपीओस भी खरीदे या बेचे जाते हैं एंड जो शेयर्स हैं वो भी सेकेंडरी मार्केट, मतलब जो शेयर्स ऑलरेडी इशूड शेयर्स है उन्हें भी खरीदे और बेचे जाते हैं। इस ऐसे जगहों को हम स्टॉक बेसिकली एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड था वो बेसिकली बीएसई था। ठीक है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये इंडिया का ही नहीं एशिया का भी हमारा पहला जो है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में है। इसका जो स्थापना हुआ था वो 1875 में हुआ था। 1875 में एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज जो बोर्ड है
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो मुंबई में खुलता है 1875 में, ठीक है। जिसके बाद आगे चल के 1992 में वही सेम मुंबई में ही 1992 में और एक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड खुलता है जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड कहते हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नाम से हम जानते हैं। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये हर साल क्या करते हैं ना, एक इंडेक्स निकालते हैं जिसमें परफॉर्मिंग कंपनीज जो होता है उनका एक टॉप लिस्ट होता है, टॉप टायर लिस्ट होता है, जहां पर कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है उसे सीरियली दिया हुआ रहता है, ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म में रहता है। एंड कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में उस चीज को वो लोग मेंशन करते हैं, ठीक है, एक टॉप 30 टॉप 50 इन द फॉर्म ऑफ टॉप 30 टॉप 50 एक लिस्ट के फॉर्म में, और इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनीज जो इनको रजिस्टर किया जाता है और उनको फिर उस टॉप 30 का लिस्ट में शो किया जाता है उनके परफॉर्मेंसेस के रूप में। सो उस लिस्ट को हम सेंसेक्स कहते हैं, उस इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं। वहीं पर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो भी एक इंडेक्स जारी करता है जिसमें उसके टॉप 50 जो परफॉर्मिंग कंपनीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उन्हें लगाया जाता है, अरेंज किया जाता है, जिसे हम निफ्टी कहते हैं, ठीक है। सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, निफ्टी में 50 कंपनीज हैं। सेंसेक्स BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है और निफ्टी जो इंडेक्स है, कंपनीज का इंडेक्स है 50 कंपनीज का, वो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। दोनों का ही हेडक्वार्टर्स कहां पर है? दोनों का ही हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में है। यही रीजन है मुंबई, प्रेजेंट है मुंबई। इसी रीजन से मुंबई को जो है कई बार हमारा फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जो SBI है, अब इनको कंट्रोल कौन करता है? ऑब्वियस बात है SBI चेक करता है, तो उसको चेक करने के लिए जो SBI है उसका भी हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मुंबई में ही है, ठीक है। अब बेसिकली यहां बस इतना ही था, वही 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड्स के बारे में दिया हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में जो है उसका स्थापना होता है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका जो इंडेक्स है, जो लिस्ट होता है 30 कंपनीज के जो ये निकालता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, उसे सेंसेक्स कहते हैं। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट हमारा 1992 में हुआ था एंड उसका भी हेडक्वार्टर्स कहाँ है ना, मुंबई में ही है। और उसका जो लिस्ट है उस लिस्ट को हम निफ्टी कहते हैं, उसके इंडेक्स को हम निफ्टी कहते हैं, जिसमें 50 रजिस्टर्ड कंपनीज हमें देखने को मिलता है। अब जैसे कई सारे कंपनीज होते हैं, तो जैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक और कंसेप्ट हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड यहां पर स्टॉक एक्सचेंज में भी एक कंसेप्ट हमें देखने को मिल जाता है, ऐसे कंपनीज जो कार्बन एमिशन कम करते हो, ठीक है, या ऐसे कंपनीज जो कि इको फ्रेंडली हो। तो ऐसे कंपनीज जो कि कार्बन एमिशन कम करते हो, पॉल्यूशन कम करते हो, बिकॉज कंपनीज क्या है, कंपनीज बेसिकली इंडस्ट्रीज होते हैं, ठीक है, कार्बन एमिट तो करते हैं वो। तो जो कंपनीज काफी कम कार्बन एमिट करते हैं या जो इको फ्रेंडली बेसिकली कंपनीज हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे खड़े उतरते हैं जो कंपनीज, ठीक है, उन कंपनीज का जो लिस्टिंग होता है BSE के द्वारा ही किया जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड कंपनीज है उसमें जो कंपनीज का कार्बन एमिशन कम है यानी कि इको फ्रेंडली कंपनीज है, उनका जो इंडेक्स जारी किया जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, उसे BSE ग्रीनेक्स कहा जाता है, ठीक है। यहां हमें कार्बन एफिशिएंट कंपनीज देखने को मिलते हैं जिनका कार्बन एमिशन कम होता है, पॉल्यूशन जो कम फैलाते हैं, ठीक है, उनका लिस्ट जारी करता है, उनका भी एक इंडेक्स जारी करता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे, जिसे BSE ग्रीनेक्स कहा जाता है। डॉलेक्स जो है, अब ऐसे कोई कंपनीज हैं जिनको अपने शेयर्स को बेचना है रिटर्न ऑफ डॉलर्स, या एक ऐसा कोई है जिसको शेयर्स खरीदना है इन रिटर्न ऑफ डॉलर्स, ठीक है। यहां पर जितने भी डिनोमिनेशन या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो फॉरेन करेंसीज में हो रहे हैं, वो और फॉरेन करेंसी कौन सा है ना, डॉलर में हो रहा है, बिकॉज डॉलर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो जितने भी ऐसे कंपनीज है जिनको अपने शेयर्स को खरीदना या बेचना हो इन रिटर्न ऑफ डॉलर, तो कहां जाएगा? उसको भी तो कोई लिस्ट देखना पड़ेगा ना, जिस लिस्ट में वो कंपनीज का परफॉर्मेंस देख सके। लेकिन बशर्ते वो जो लिस्ट होना चाहिए वो सारे ऐसे कंपनीज का होना चाहिए जिसमें ट्रांजेक्शंस डॉलर्स पे एक्सेप्टेबल हो। अब ऐसा जो लिस्ट है उसे उस इंडेक्स को डॉलेक्स कहा जाता है। सो अगर किसी को शेयर्स खरीदना है और उसका पेमेंट उसको डॉलर्स में करना है, या किसी को शेयर्स बेचना हो उसका पेमेंट जो है उसको डॉलर्स में ही चाहिए, ऐसे में उन कंपनीज का जो लिस्टिंग होता है वो किस इंडेक्स में किया जाता है? वो डॉलेक्स में किया जाता है, ठीक है। ये डॉलेक्स एक ऐसा बेसिकली इंडेक्स होता है जिसमें सारे जो कंट्रीज जो उस रोस्टर में उस मींस बेस्ट टू वर्स्ट का जो लिस्ट होता है, जिसको हम बेसिकली टॉप टायर लिस्ट कहते हैं, चाहे सबसे अच्छा सबसे ऊपर होता है, उससे नीचे उससे खराब परफॉर्मिंग, उससे नीचे उससे खराब परफॉर्मिंग, तो ऐसा एक लिस्ट देखने को मिलता है, इंडेक्स, इसी को तो इंडेक्स कहते हैं। तो ऐसा परफॉर्मेंस बेस्ड हमें इंडेक्स देखने को मिलता है जहां सारे कंपनीज
पे जितने भी शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, वो डॉलर्स पे एक्सेप्टेबल होता है या डॉलर्स पे किए जाते हैं। तो ऐसे इंडेक्स को डॉलर्स कहा जाता है। अब लेट्स से इसका क्या यूज है, अब लेट्स से कोई एक ऐसा इंसान है जिसको शेयर्स खरीदना हो बट उसको पेमेंट डॉलर पे करना हो, तो वो सब में से क्या इस टाइप की कंपनीज को ढूंढेगा क्या नॉर्मल लिस्ट में से? ऑब्वियसली नहीं। उसको एक ऐसा कोई जगह चाहिए होगा जहां पर वो कंपनीज दिखे जो कि डॉलर्स एक्सेप्ट करता हो इन रिटर्न ऑफ द शेयर्स, और वहां से वो उन कंपनीज का शेयर्स खरीद सके उस कंपनी का परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो वो कहाँ जाएगा ना, वो डॉलिक्स का जो इंडेक्स होता है, जैसे सेंसेक्स होता है, ग्रीनेक्स होता है, वैसे डॉलर बेस्ड जो ये इंडेक्स है वहां पर जाएगा और उस इंसान को जो है वहां पर उन डॉलर बेस्ड कंपनीज का जो कि डॉलर्स में बेसिकली एक्सेप्ट करता हो पेमेंट ट्रांजेक्शन्स, उसे वो सारे कंपनीज वहां दिख जाएंगे। फिर वहां पर वो उनके परफॉर्मेंस को असेस कर सकता है और अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। फिर आता है क्रिसिल। तो क्रिसिल जो जैसे टीसीएस जो है एक बेसिकली आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। वैसे क्रिसिल जो है वो भी एक ऐसा कंपनी जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका जो आईटी सर्विस होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो एनालिटिकल फॉर्म में वो आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली एक एनालिसिस बेस्ड कंपनी है क्रिसिल, ठीक है, जो एनालिटिकल वर्क्स दिखता है, एनालिसिस करना उसका काम है, अलग अलग कंपनीज के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करता है, ठीक है। और वो एक कंसल्टेंसी सर्विस है, यानी कि आईटी सेक्टर सर्विस है, ठीक है, बिलो टीसीएस की तरह। सो क्रिसिल जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा कंपनीज है, ठीक है। क्रिसिल जो है वो भी एक इंडेक्स निकालता है, एक लिस्ट निकालता है, जिसे क्रिसिल 500 कहते हैं, और इसके अंदर सबसे ज्यादा कंपनीज है। ये टोटल 500 कंपनीज का लिस्ट निकालता है, जहां हमें बेसिकली सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज दिखते हैं, निफ्टी में हमें 50 दिखते हैं। क्रिसिल जो है वो 500 कंपनीज का जो है लिस्टिंग निकालता है, जिसको बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है टॉप टू बॉटम फॉर्म में बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। और ये क्रिसिल द्वारा किया जाता है, जो कि एक एनालिटिकल बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है, कंपनी है, वही इस इंडेक्स को जो है क्रिसिल 500 को निकालता है, टोटल 500 रजिस्टर्ड कंपनीज के लिस्टिंग के साथ बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं डीमैट क्या होता है। सो आपने कई बार सुना होगा कि अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या बेसिकली आईपीओ में इन्वेस्ट करना, कुछ भी करना हो, बेसिकली शेयर्स में, स्टॉक्स एंड शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना हो तो एक डीमैट अकाउंट लगेगा। तो डीमैट क्या होता है? तो डीमैट एक शॉर्ट फॉर्म होता है डीमटेरियलाइजेशन का। मटेरियल क्या होता है? हर वो चीज जिसका एक फिजिकल फॉर्म होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, उसको मटेरियल बेसिकली टच कर सकते हैं। जिसका एक ठोस फिजिकल बॉडी होता है उसको मटेरियल कहा जाता है, ठीक है। डीमटेरियल मतलब ऐसा कोई चीज जिसका फिजिकल बॉडी था उसको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी को डीमटेरियलाइजेशन या डीमैट कहा जाता है। अब होता क्या है, अभी आपको हाल ही में पता होगा जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल लॉकर, ठीक है, जो आया है वो क्या करता है ना, डिजी लॉकर जो है, डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर। सो ये जो डिजी लॉकर जो है वो बेसिकली वहां पर हम अपने आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, हमारे मार्कशीट हो गए, एडमिट कार्ड्स हो गए, या जो भी हमारे आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, उन सबको हम डिजिटल फॉर्म में वहां रख सकते हैं, ठीक है। हमें उसका फिजिकली उसको कैरी नहीं करना पड़ेगा, उसको अपने फोन में या कहीं भी या सर्वर पे डिजिटल फॉर्म में हम सेव करके रख सकते हैं। कहीं भी जरूरत पड़ा लॉग इन करके खोल के दिखा दिए, ठीक है, लेके नहीं घूमना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या किए, किसी भी चीज को, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, वोटर्स कार्ड, इसको क्या किया, इसका एक फिजिकल फॉर्म में आता है, उसी को हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, डिजिटल फॉर्म में, एक नॉन फिजिकल फॉर्म में। तो हमने क्या किया, डीमटेरियलाइज किया। बेसिकली हमारे जितने भी शेयर्स होते हैं कि कितना शेयर्स खरीदे, कितना शेयर्स बेचे, वो जो एक दस्तावेज के रूप में होता है, डॉक्यूमेंटेशन के रूप में होता है, जो कि राइट्स डिसाइड करता है कि किसके पास राइट्स है, कितना परसेंट के राइट्स है, कितने परसेंट शेयर्स है, ठीक है। इसी को डीमैट अकाउंट में क्या किया जाता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो इजीली जो है पोर्टेबल हो जाए और मोबाइल बन जाए, कहीं पर भी हम उसे कहीं से कहीं कैरी कर सकते हैं। इसे डीमैट कहा जाता है। जहां जो फिजिकल फॉर्म में जो शेयर्स है, उसके जो प्रूफ्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन हैं, जो फिजिकल फॉर्म में है, उसे हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने सिस्टम पे, अपने डिवाइसेस में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। कहीं भी हमें शेयर्स खरीदना हो, बेचना हो, डायरेक्टली वहां से हम शेयर्स अपने बेच सकते हैं, जो हमारे पास शेयर्स है, फिजिकली जाके अवेलेबल नहीं होना पड़ेगा शेयर्स देने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए। उन्हें हम डायरेक्टली ऑनलाइन जो है भेज सकते हैं, या कहीं से शेयर्स खरीद रहे हैं तो शेयर्स को बेसिकली फिजिकली हमें नहीं लेना है, वो अपने डीमैट अकाउंट से अपने शेयर्स को बेच देगा, हमारे डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स खरीद लेंगे हम। तो बेसिकली यहाँ शेयर्स बेचना खरीदना लॉन्ग डिस्टेंस में पॉसिबल हो जाता है। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, जो शेयर्स बेच रहा है उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जो अकाउंट शेयर्स खरीद रहा है उसके बैंक अकाउंट से पैसा चला जाएगा। डीमैट अकाउंट जो होता है उसमें ऑलरेडी हमारे शेयर्स जो हम बेच या खरीद रहे होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में ऑलरेडी स्टोर होता है, वही ट्रांसफर हो जाते हैं इजीली, लॉन्ग डिस्टेंस में भी फिजिकली अवेलेबल होना नहीं पड़ता, क्योंकि शेयर्स खुद फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें हेल्प क्या करता है, उनका डीमैट अकाउंट हेल्प करता है, और इसी डीमैट का जो फुल फॉर्म है वो है डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है।
जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बुक कीपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब अलमारी खोल के निकालना नहीं पड़ेगा कागजात देखने के लिए कि किस कंपनी का कितना परसेंट शेयर है, वो हमें हमारे डीमैट अकाउंट से दिख जाएगा कि हमारे पास किस कंपनी का कितना परसेंट है, किसका 10%, किसका 15%, किस कंपनी का कितना परसेंट शेयर हम लोग रखे हैं। यहाँ पर शेयर्स को खरीदना और बेचना भी जो है इजी हो जाता है विदाउट कमिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। दूर दूर से भी ये काम किया जा सकता है, ठीक है, थ्रू द डीमैट अकाउंट। अब बेसिकली यही लिखा है, इन इंडिया डीमैट अकाउंट्स आर यूज्ड टू होल्ड शेयर्स। ये शेयर्स को स्टॉक स्टोर करने के लिए एंड सिक्योरिटीज को स्टॉक एंड स्टोर करने के लिए डिजिटल फॉर्म में अपने पास रखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में। इसी को डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर था ये अभी खत्म हो जाता है। इसे हमने 3 पार्ट्स में किया है, 3 सेशंस में हमने ये चैप्टर किया। पहले हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट समझा था, सेकंड पार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट समझा था, और थर्ड पार्ट में हमने स्टॉक्स के बारे में जाना, स्टॉक मार्केट जाना, स्टॉक्स के बारे में जाना, स्पेशल जो बीएसई हो गया, एनएसई हो गया, जो एक्सचेंज बोर्ड्स है उसके बारे में जाना। और साथ ही साथ हमने और क्या जाना, हमने अलग अलग टर्म्स जैसे डीमैट हो गया या फिर अलग अलग इंडेक्सेस हो गए, इसके बारे में जाना। तो ये जो चैप्टर है हमारा स्टॉक्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये यहीं पर इसी पॉइंट पे खत्म होता है। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ जान लिया है, सब कुछ देख लिया है, और अब नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो है 20 एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये जो तीनों सेशन का जो हमारा बेसिकली टायोलॉजी है ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मतलब अवेलेबल रहिएगा हमारे लास्ट सेशन के लिए जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।